नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीरी। देश के सबसे विश्वसनीय चुनावी शो 2024 कौन जीता में स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव में 230 दिन का वक्त रह गया है। आज विपक्ष के इंडिया पर मोदी के अटैक का विश्लेषण करेंगे। साथ ही बात होगी सत्ता के सेमीफाइनल की और क्या अजीत पवार बनने वाले हैं सीएम, पूरा विश्लेषण होगा। मणिपुर पर संग्राम के बीच विपक्ष अब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कल इस पर फैसला हो सकता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की रणनीति सदन में मोदी को मणिपुर कर घेरने की है। मोदी को विपक्षी खेमा घेरे उससे पहले ही आज प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को नाम के सवाल पर घेर लिया। बाद में राहुल गांधी के साथ विपक्षी खेमे ने पलटवार भी किया। ये तस्वीरें सुबह हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक की हैं। इसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर टिप्पणी की। पीएम ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन, प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिया और कहा जैसे अंग्रेज आए उन्होंने अपना नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा, उसी तरह विपक्ष अपने को इंडिया के नाम से पेश कर रहा है। इस इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो भी तो इंडियन है। ये पहली बात तो नहीं है। अब प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर विपक्षी कैंप इंडिया में बेचैनी है। सबके निशाने पर पीएम मोदी। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ? इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। क्या मोदी जी और उनके पुरखे जिस ईस्ट इंडिया कंपनी से निकले हुए हैं, जिन अंग्रेजों की गुलामी करते थे मोदी जी के पुरखे, उन्होंने कहा है क्या बीजेपी को बीजेपी फॉर इंडिया लिखने के लिए? रविवार को एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया, जिसमें लोगों से पूछा गया कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखना सही है या गलत। सही कहने वाले 49%, गलत कहने वाले 39% थे। 12% लोगों ने पता नहीं जवाब दिया। असल में हो ये रहा है कि मणिपुर को लेकर संसद की कार्यवाही चल नहीं पा रही। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब दें। सरकार चर्चा के लिए भी तैयार, लेकिन बात बन नहीं रही। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल अब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में टीएमसी को छोड़कर आज सभी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सहमत हो गईं। गठबंधन की रणनीति यह है कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दल विस्तार से सरकार को घेरेंगे और अंत में प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। जहां तक संख्या बल का सवाल है, तो इस वक्त बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की संख्या 331 है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 144 सांसद हैं। बाकी विपक्ष में 63 सांसद, कुल 543 में से 5 सीटें इस वक्त खाली हैं। लिहाजा इस वक्त बीजेपी के पास बहुमत से 61 ज्यादा सांसद हैं। अकेले बीजेपी के पास ही बहुमत से ज्यादा नंबर है। मतलब नंबर गेम में विपक्ष कहीं नहीं टिकता। लिहाजा विश्वास मत सिर्फ दबाव बनाने का बहाना है। आज विपक्ष के पास प्रोपेगेंडा के अतिरिक्त कुछ नहीं है और जितने पार्लियामेंट के साधन हैं, टूल्स हैं, सबका उपयोग विपक्ष अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व के लिए कर रहा है। वैसे अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष अपना शक्ति प्रदर्शन कर लेना चाहता है। दर्शकों को यहाँ ये बता दें कि प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में जिस इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, उस गठबंधन की कुल 11 राज्यों में सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत, कर्नाटक में कांग्रेस के सिद्धारमैया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल, हिमाचल में कांग्रेस के सुखविंदर सुक्खू, दिल्ली में आप के अरविंद केजरीवाल, पंजाब में आप के भगवंत मान, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ममता बनर्जी, बिहार में जेडीयू के नीतीश कुमार, झारखंड में जेएमएम के हेमंत सोरेन, केरल में लेफ्ट के पी विजयन, तमिलनाडु में डीएमके के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं।
इंडिया गठबंधन में कुल 26 दल शामिल हैं। 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई बैठक में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था। चौबीस के चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है और इसीलिए बीजेपी जबरदस्त रणनीति बना रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह भोपाल जा रहे हैं, तो आज बीजेपी ने समरसता रथ यात्रा की शुरुआत की और 12 अगस्त को पीएम इस यात्रा का समापन करेंगे। सेमीफाइनल जीतने की क्या तैयारी है, इसी पर ब्रजेश राजपूत की एक एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश के दलित वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी आज से समरसता यात्रा निकाल रही है। गृह मंत्री अमित शाह कल यानी बुधवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो पार्टी नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति बनाएंगे। अमित शाह के दौरे से ठीक पहले आज प्रदेश में 5 जगहों से समरसता यात्रा की शुरुआत हुई। रथ यात्रा का मकसद संत रविदास के खड़ाऊ यानी चरण पादुका के पूजन, दर्शन और विचारों को मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक फैलाना। सिंगरौली, बालाघाट, श्योपुर, धार और नीमच में यात्रा की शुरुआत हुई। 15 दिन तक चलने वाली इस यात्रा की जिम्मेदारी पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के कंधों पर है। इस दौरान प्रदेश के 53,000 गांव से एक-एक मुट्ठी मिट्टी और प्रदेश की सारी नदियों का जल भी जमा किया जाएगा। इसके बाद 12 अगस्त को सागर में यात्रा की समाप्ति होगी, जहां पीएम मोदी संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखेंगे। सरकार संत रविदास जी का एक भव्य स्मारक मंदिर सागर में बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में दलितों की संख्या करीब 17% है। राज्य में 35 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं। 2018 में कांग्रेस को 18, बीजेपी को 17 सीट मिली थी। संत रविदास के बारे में आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उनके नाम पर एक तरह की आस्था जगती है और भाजपा इसके बहाने एक अच्छा लक्ष्य साध रही है। मध्य प्रदेश के 10 से 15 जिलों में दलित आबादी अच्छी संख्या में है। यही वजह बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जोर दलित वोटर्स पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम 13 अगस्त को सागर जाने का था, लेकिन 12 को पीएम का दौरा तय होने के बाद उनका दौरा फिलहाल रद्द हो गया है। इन्होंने 3 बार उज्जैन में संत रविदास जी का बड़ा भव्य मंदिर और धर्मशाला बनाने के लिए 3 बार घोषणाएं की। जनता समझ गई कि ये घोषणावीर मुख्यमंत्री, तब उसका स्थान परिवर्तन करके सागर और नरेंद्र मोदी साहब को लाया जा रहा है ताकि लोग थोड़े संतुष्ट हो जाएं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत तकरीबन बराबर रहता है। कुछ सीटों के हेरफेर से ही सरकार बनती बिगड़ती है। इसीलिए बीजेपी दलितों को साधने के लिए मंदिर कार्ड खेल रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी को इस बात को लेकर चिंता ज्यादा है कि दलित वोटों का बिखराव हमेशा कांग्रेस के पक्ष में जाता है। इसलिए इस बार दलित वोटों को लुभाने के लिए बीजेपी ने अनेक प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, चाहे उसमें समरसता यात्रा हो या नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम हो। पिछले महीने एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल किया, जिसमें बीजेपी को 106 से 118 सीट, कांग्रेस को 108 से 120 सीट, बीएसपी 0 से 4, अन्य के खाते में 0 से 4 सीट जाने का अनुमान था। वोट प्रतिशत भी बराबर का, मतलब मुकाबला बिल्कुल कांटे का। शायद यही वजह कि दोनों पार्टियां एक ही तरह की रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं। पहले से ही सियासत के अखाड़े में हिंदुत्व का बड़ा सिपाही कौन, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ में रेस लगी है। बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। इन्हीं सब चुनावी रणनीतियों को जीत की दिशा देने अमित शाह भोपाल पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का पिछले 15 दिनों में ये दूसरा भोपाल दौरा होगा। कार्यक्रम के मुताबिक रात 8 बजे वो भोपाल पहुंचेंगे और तकरीबन 3 घंटे तक पार्टी दफ्तर में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। समझा जाता है कि इस मीटिंग में चुनावी मुद्दे तय होंगे और चुनावी समितियों में किन लोगों को रखना है, ये भी तय किया जाएगा। क्या अजीत पवार महाराष्ट्र के सीएम बनने वाले हैं? ये सवाल चर्चा में तो वैसे 2-3 हफ्तों से बना हुआ है, लेकिन 2 दिनों से इसकी चर्चा काफी तेज हो गई है। देखिए, माना जा रहा है कि 10 अगस्त तक शिंदे की बगावत पर स्पीकर का फैसला आ सकता है और फिर उसके बाद शिंदे की सदस्यता गई तो अजीत पवार की लॉटरी लग जाएगी। माना जा रहा है कि बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत अजीत पवार का साथ लिया है। महाराष्ट्र से रौनक कुकड़े की एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पुणे की आज की इस तस्वीर में सीएम एकनाथ शिंदे आगे हैं और डिप्टी सीएम अजित पवार पीछे।
लेकिन पुणे से 150 किलोमीटर दूर मुंबई के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा गर्म है कि अगले महीने अजित पवार शिंदे की जगह ले लेंगे। और इस चर्चा को हवा दे रही है मुंबई विधानसभा के अंदर की तस्वीरें। वीडियो में अजित पवार की एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और शरद पवार की एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल अकेले में गुफ्तगू कर रहे हैं। 2 जुलाई को एनसीपी में हुई बगावत के बाद ये पहला मौका था जब दोनों गुट के 2 बड़े नेता आपस में कई देर तक मुलाकात करते नजर आए। तस्वीरें वायरल होने के बाद बताया गया कि इसे राजनीतिक चश्मे से इस मुलाकात को न देखा जाए, लेकिन राजनीति में जो दिखता है उससे कई ज्यादा छुपाया जाता है। जानकारी मानते हैं कि अगर अजित पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो एनसीपी के ये 2 गुट एक साथ आ सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक 10 अगस्त को वो डेडलाइन खत्म हो रही है जिसमें स्पीकर को शिंदे गुट की बगावत पर फैसला लेना है। माना जा रहा है कि फैसला शिंदे के खिलाफ आया तो अजित पवार सीएम होंगे। 11 मई को फैसला हुआ था, 3 महीने के अंदर फैसला देना है, यानी 10 अगस्त के पहले फैसला देना है। 10 अगस्त को निलंबन होना स्वाभाविक है क्योंकि दल बदल कानून का उल्लंघन हुआ है। जब मुख्यमंत्री पद का जब पद रिक्त होता है तो कोई और मुख्यमंत्री बनता है, इसमें और कौन सी बात है? ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अजित पवार सीएम बनने की इच्छा रखते हैं और इस बार उनके सामने मौका भी है। लिहाजा एक तरफ जहां शिंदे की सदस्यता जाने के बाद अजित पवार को सीएम बनाकर बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी, वहीं अजित पवार भी अपना सालों का सपना पूरा कर लेंगे। माना जाता है कि इसी रणनीति के लिए बीजेपी ने ऑपरेशन एनसीपी को अंजाम दिया है। हालांकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस बात को खारिज कर रहे हैं कि सीएम बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में मेरे मन में यह स्पष्ट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस में अजित दादा के मन में स्पष्ट है और शिवसेना के नेता शिंदे जी स्वयं मुख्यमंत्री है। तीनों के मन में इस बात की स्पष्टता है कि महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है। महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ही रहने वाले हैं। ये बात तभी तक है जब तक स्पीकर का फैसला नहीं आता। 90 दिन वाली थ्योरी पर अमल हुआ तो फिर शिंदे की कुर्सी खतरे में आएगी। पिछले साल शिवसेना में हुई बगावत के बाद शिंदे बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। हालांकि शिंदे समेत 16 विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई सीधा फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन गेंद जो है वो स्पीकर के पाले में डाल दी है। अब स्पीकर के फैसले का इंतजार है, इसीलिए राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। देखिए, शिंदे गुट के खिलाफ स्पीकर का फैसला आता है तो फिर सत्ता का अंक गणित क्या होगा, इसे समझना बेहद जरूरी है। समझाते हैं आपको। पहले महाराष्ट्र विधानसभा का मौजूदा गणित आप जरा यहां इस बड़ी स्क्रीन के जरिए समझ लीजिए। महाराष्ट्र में कुल सीटों की संख्या 288 है, बहुमत के लिए 145 चाहिए। अब देखिए सरकार के साथ अभी कौन कौन है। यहाँ बीजेपी 105, शिवसेना शिंदे गुट के पास 40, एनसीपी अजित गुट के पास 32 है और अन्य के पास 22 और बहुमत से 54 ज्यादा हो जाता है क्योंकि कुल मिलाकर ये 199 भी है। बहुमत के लिए 145 चाहिए। अब दूसरी तरफ अगर यहाँ स्थिति पलटती है, शिंदे गुट अगर हट गया तो कैसे? बीजेपी के पास 105, एनसीपी अजित गुट के पास 32, अन्य के पास 20 और ये हो जाते हैं टोटल 159। 159 का ये आंकड़ा जो बहुमत से 14 ज्यादा है, 145 से ज्यादा, यानी कि यही रणनीति जिसकी बात की जा रही थी। और अगर ऐसा होता भी है, तस्वीर बदलती भी है, तो भी सरकार पर संकट नहीं होगा। अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कल से मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएंगी। आंशिक रूप से बहाल होंगी कल से मणिपुर में इंटरनेट सेवा। और यहां पर 85 दिनों से इंटरनेट जो है वो पूरी तरीके से बंद था, लेकिन अब कल से आंशिक रूप से इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। 3 मई से मणिपुर में इंटरनेट बंद है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।